दिल से साबित करो जिंदा हो तुम, सांस लेना कोई सबूत है। तो बेसिकली ना इस सब बातें बकवास है। मुद्दे की बात ये है आज के टाइम पे अगर सांसें चलनी चाहिए तो उनके लिए मेडिसिन्स अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बेसिकली एज अ फ्यूचर डॉक्टर आपके लिए ये चैप्टर है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि हम बेसिकली जो अपनी केमिस्ट्री है ना उसको डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। ऐसे तो क्या है ना, बड़ा बकवास चलता है कैसे कि सर हमने बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड तोड़ दिए, पर क्या हमें बॉन्ड एक्चुअल लाइफ में बनते या टूटते हुए दिखते हैं? आपको हीट एनर्जी का ट्रांसफर हमने पढ़ा दिया, पर एक्चुअल में आप कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर डे टू डे लाइफ में महसूस कर पाते हो? सम कुछ जगह कर सकते हो, पर ऐसा तो है नहीं कि आप प्रैक्टिकली हर चीज़ देख सकते हो। पर बेसिकली इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको हम रोज़ अपने दिन भर हजारों बार यूज करते हैं और हमें यह नहीं पता होता है बड़ी वो चीज किससे बनी हुई है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बेसिकली ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है और मोस्टली हर साल इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और इसका क्वेश्चन ऐसा होता है, आया तो 4 नंबर सीधे लेके जाओ और नहीं आया तो भूल जाओ, तुम्हें याद भी नहीं आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर चालू करें और सीधे मुद्दे की बात पे चलें तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बड़ी, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। अब बेसिकली आपसे अगर बात करें क्या मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स का और यहाँ पे ड्रग्स का क्या मतलब है, तो पहली चीज तो समझने वाली बात है, यहाँ पे ना उन नशेड़ियों की बात नहीं हो रही है कि तुम चरस गांजा फूक के बैठे हो, ठीक है, और कह रहे हो सर यही जो चीज़ है जो हम रोज़ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ ड्रग्स का मतलब है कि बात कर रहे हैं मेडिसिन की। अब अगर मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में ज़्यादा डेप्थ में जाके देखना है, वो ये देखना है कि किस टाइम पे आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हो और मेडिसिन के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो अगर बात करें स्टार्टिंग से ही तो वो कह रहा है केमिस्ट्री इज प्राइमरली रिलेटेड टू द स्टडी of materials and the creation of new materials for the benefit of humanity। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब हुआ कि केमिस्ट्री में इतने सारे केमिकल्स हैं, हमने उन केमिकल्स को बेसिकली हमेशा कोशिश की है कि किसी अच्छे पर्पस के लिए लगाया जाए जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे सके। उसी में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो था बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। मतलब बड़ी, ये मान लो अगर साइंस फील्ड में बेसिकली अगर साइंस फील्ड में थोड़ी देर के लिए फिजिक्स को बाहर रख दें और केमिस्ट्री और बायो को साथ लेके चलें तो बायोलॉजी के लिए जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर इज लाइक कि उनका एक बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को ही अगर ध्यान से देखोगे तो वी हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ सच एज टूथपेस्ट, सोप, शुगर एटसेट्रा। उसे कहने का मतलब है हम दिन भर इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं और उनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना केमिकल एलिमेंट या किसमें केमिस्ट्री अप्लाई ना हो रही हो। अब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है? अरे नालायको, अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो समझ लो कि नीट में तो क्वेश्चन आने वाला है ना, नीट में तो इंपॉर्टेंट है। बिना केमिस्ट्री में नंबर आए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और मुद्दे की बात ये है, तुम्हारी देखो फिजिक्स की तो तुम्हारी वैसे धज्जियां उड़ी रहती हैं, एक्सेप्शन केसेस में कुछ लोगों की अच्छी होती है, मतलब तुम्हारी सबसे ज़्यादा नंबर कमाए चांसेस उसी में है। बायो में तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। तो जो बीच का मीडिएटर है ना वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में तुम्हारा फेवरेट चैप्टर होना चाहिए। तो अगर बात करें आगे मुद्दे में तो कह रहा है मेडिसिन और ड्रग्स आर केमिकल्स दैट कैन बी यूज टू ट्रीट एंड एलिवेट पेन। यहाँ पे एलिवेट का मतलब क्या है कि पेन को कम करने या उसे खत्म करने की वो बात कर रहा है। तो कह रहा है अगर ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रग्स चर्सियों वाले ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है दवाइयाँ, मेडिसिन। वो कह रहा है जो मेडिसिन हैं बेसिकली वो आपके किस काम आती हैं? वो आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट काम आती हैं। एक तो आपको क्या, आपका डिसीज ट्रीट करने के लिए, और दूसरा एलिवेट योर पेन। दैट मीन्स आपका पेन कम करने या खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे कम करना इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि
अगर आप डिसीज क्योर कर रहे हो तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेता है। पर इंस्टेंट मूवमेंट में अगर आपको पेन रिलीफ करना है, आप समझ पेन एनाल्जेसिक दवाइयाँ खाते हो, पेन रिलीवर्स खाते हो, मतलब इस तरह की जो मेडिसिन खाते हो वो आपका इंस्टेंट पेन खत्म कर देते हैं। अब वो कह रहा है ड्रग्स में एक खास बात है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए। ड्रग्स आर लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स जिनका जो वेट है वो 100 से 500 AMU के बीच में होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वन अनदर वे में आते ही हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, दिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब वो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कुछ बात करने की बोल रहा है कि दिस बाइंड्स टू मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड कॉज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। वो कह रहा है बेसिकली मेडिसिन के साथ खास बात ये होती है कि एक मेडिसिन जो पर्टिकुलर जिस जगह आपका डिसीज या आपको क्योर चाहिए उसी जगह मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके टारगेट करती है और आपको आराम देती है बाय बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। सच कंपाउंड्स आर रिफर्ड टू एज मेडिसिन इफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक। इसका मतलब है अगर वो चीज, वो मेडिसिन आपके लिए काम कर गई, काम करने का मतलब है अगर आपने पेन रिलीविंग मेडिसिन ली है और वो अगर आपका पेन रिलीव करने में हेल्प कर गई तो बेसिकली उस जगह उसका पर्पस पूरा हो गया और जो उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था वो क्या हो गया, आपका थेराप्यूटिक हो गया। अब वो कह रहा है कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द थेराप्यूटिक अफेक्ट। इसका मतलब क्या है, कीमोथेरेपी कहाँ देखी है आपने, बहुत फेमस है, ठीक है, किसी को कभी जरूरत ना पड़े कीमोथेरेपी की। बेसिकली कीमोथेरेपी इज अ वेरी हार्श प्रोसेस ऑन द बॉडी। तो बेसिकली जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको मारने के लिए बेसिकली क्या यूज होता है, कीमोथेरेपी यूज होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनसीईआरटी का हाईलाइट पॉइंट है ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ड्रग्स है उनको हमने बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया है, इसीलिए जो हमने हेडिंग दी है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब समझो बात को यहाँ पे, वो कह रहा है किन किन कैटेगरीज में या कैसे कैसे हमने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है। तो बेसिकली ड्रग्स को बड़ी हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। अगर चारों पार्ट की बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा वो है बेस्ड ऑन द फार्मालॉजिकल एक्शन, दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन द ड्रग एक्शन, तीसरा है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द फोर्थ इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट्स। अब वन बाय वन हमें चारों की इंपॉर्टेंस हमारे लिए जरूरी है समझना। तो अगर सबसे पहले की बात करें तो देखो वो आपसे साफ साफ कह रहा है क्या, देखो वो कह रहा है इट इज हेल्पफुल फॉर डॉक्टर सिंस इट प्रोवाइड्स देम अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस एसेसिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। इसका मतलब क्या है, अगर वो कहता है कि भाई हम अगर ड्रग्स को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ फार्मालॉजिकल एक्शन, इसका मतलब वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मेडिसिन को खाने के बाद आपकी बॉडी में वो कहाँ और कैसे टारगेट करेगी। तो इससे क्या होता है, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस मिल जाती है जहां पे वो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या रिफर कर सकते हैं किसी को। जैसे एग्जाम्पल एनाल्जेसिक हैव पेन किलिंग अफेक्ट। तो जैसे एनाल्जेसिक दवाई होती हैं तो अगर किसी को भी दर्द हो रहा है या पेन बहुत ज़्यादा है, आप सीधे उनको ये वाली दवाई दो और आपका काम खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि पेन किलर कोई एक ही कंपनी की एक टाइप की आती है, मार्केट में 100,000 तरह की पेन रिलीविंग मेडिसिन हैं, आप उनको किसी को प्रिस्क्राइब कर दो, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आ गई, एनाल्जेसिक की कैटेगरी में, जहां बंदे को जाके बोलेंगे भैया हमें एनाल्जेसिक दवाई चाहिए, तो उसके साथ अगर एक खत्म हो गई तो आपको दूसरी दे देगी। आपने कभी देखा है, आप मेडिकल शॉप में गए हो, पर्चा लेके आपने बोला भैया ये वाली दवाई चाहिए, तो आपको क्या बोलता है, मैम ये वाली दवाई तो नहीं है, मैं इसकी आगे दूसरी दे दूं, काम वही करेगी पर इट्स लाइक ना कंपनी अलग हो जाती है। तो उनको क्या होता है, लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस मिल जाते हैं, लिस्ट मिल जाती है जहां पे उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैं समझा रहा हूं तो समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। चल अब देखो नेक्स्ट ही समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द ड्रग एक्शन। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है इट इज अ ड्रग्स अफेक्ट ऑन अ सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। भाई साहब आप लोग तो नाम इतने टफ रखते हो कि माँ कसम, मतलब
ओहो, हवा टाइट हो जाए आदमी की, ठीक है। तो कह रहा है एस्प्रिन, एस्प्रिन बहुत फेमस दवाई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है, पर हार्मफुल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई प्रेफर नहीं करता है कि इसको खाया जाए। पर वो कह रहा है अगर केवल इस चीज़ पे बात करें कि आपकी बॉडी पे जाके इस ड्रग का एक्शन क्या होगा, तो वो वहाँ कह रहा है कि अगर आप एस्प्रिन लोगे तो वो क्या करता है, एक केमिकल है जिसको वो कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इस केमिकल को वो कंट्रोल करता है, तो इसका एक स्पेसिफिक टारगेट हो गया कि इस केमिकल को, इसको एक प्रॉपर रेशियो या क्वांटिटी में कंट्रोल करना है कि कितना आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। हमने सर समझ में आ गई ये बात भी। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझो फिर नेक्स्ट वो कह रहा है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स, वो कह रहा है ड्रग्स दैट आर ग्रुप्ड इन दिस वे हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स। वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल सल्फोमाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है ये बेसिकली उस टाइप के ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफिक एक केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमें उस इलाज के लिए उसी टाइप के उसी स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड या दवाइयाँ या ड्रग्स चाहिए होते हैं। हमने कहा ठीक सर, ये समझ में आया। अब वो बोल रहा है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आप पढ़ चुके हो, किसी ने बोला अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो वो मारे जाओगे ना, वो मारे जाओगे ना कि नालायको, मतलब तुमने इधर बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में आपने देखा होगा हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान दिया है एक एक चीज़ पे, किस किस पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान दिया था, प्रोटीन्स पे ध्यान दिया था और न्यूक्लिक एसिड्स पे ध्यान दिया था। तो वो कह रहा है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स का मतलब क्या है, वो बोल रहा है मॉलिक्यूलर टारगेट्स का मतलब है दैट आर कॉमनली इंटरेक्टिंग विद ड्रग्स आर रिफर्ड टू एज अ टारगेट और टारगेट मॉलिक्यूल्स। ड्रग्स विद द सिमिलर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन देयर टारगेट्स। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें समझाने वाला आपको है नहीं, ठीक। अब वो कह रहा है ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, इट्स लाइक ना मूवी लग रही है एकदम, ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, मतलब हिटमैन को सुपारी दी गई है किसी को मारने की, ठीक है। तो लाओ चलो इसको देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी। वो कह रहा है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में वेरियस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स, सबको पता है वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटालिसिस की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो कि हमारी बॉडी में क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब आपने देखा होगा डिफरेंट टाइम के एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, कुछ एंजाइम्स हमारा खाना पचाने में भी मदद करते हैं, कुछ एंजाइम कहीं कुछ मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके हमारी हेल्प करते हैं बॉडी में, और कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम में भी काम करते हैं, पर उनको स्पेसिफिकली बड़ी हम क्या बोलते हैं, उनको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, क्लियर। चलें, अब वो कह रहा है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ठीक है। बेसिकली ड्रग और एंजाइम के बीच में एक डेट होने जा रही है। अब उस डेट को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो शायद फ्यूचर में आपको हेल्प मिल जाए जब आप किसी के साथ डेट में जाओ। पर अगर अच्छे से पढ़ते रहे तो वो नौबत नहीं आएगी कि ठीक है कि आपको ऐसा डेट पे जाने का मौका मिले, तो पहले पढ़ लोगे IAS वाईएस तो बन नहीं, डॉक्टर ही बन जाओ, IAS वाईएस क्यों बनना है, डॉक्टर बन जाओ, हो जाएगा, ठीक है, सब मिल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़की लड़के चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है। चलो आओ, बहुत आगे चले गए हम लोग, अब पीछे आते हैं। वो कह रहा है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे बात को तो कह रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज अंडर टू फुली अंडरस्टैंड ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ कुछ गलत लिख दिया, क्या सेंटेंस का जोड़ नहीं बैठा। वो कह रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड। अच्छा, ओके, गॉट इट, ठीक है। वो बोल रहा है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि कैसे जो हमारा एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, जिससे हमें समझ में आ जाए जो इंटरेक्शन है ड्रग और एंजाइम के बीच में वो कैसे होता है। हमने ठीक, तो हमने कहा देखो देयर आर टू मेजर फंक्शन दैट परफॉर्म वाइल शोइंग कैटालिटिक एक्टिविटी। अब वो कह रहा है क्या है वो कह रहा है बड़ी कि मान लो एक तो एंजाइम है बिल्कुल है, वो कह रहा है एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब होता क्या है, जो इस सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट, किसकी एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और इस तरीके का कुछ तुम्हें स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट फेज में दिखेगा। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा इससे क्या होगा, हमने कहा सर इससे होगा एन एंजाइम्स फर्स्ट फंक्शन इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसे आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जैसे हमारा जो एब्जॉर्बेंट होता है जब तक उसके ऊपर एब्जॉर्बेट बैठेगी नहीं आके तब तक केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप पीछे आओगे तो जब भी एंजाइम में हमारा सबस्ट्रेट आके फंसेगा नहीं तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे चालू होगी। तो उसने कहने का मतलब है जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, एन एंजाइम इज अ फर्स्ट फंक्शन टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने सही है। दूसरा कॉमन सेंस है, एन एंजाइम सेकेंड फंक्शन इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट अटैक्स द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। वो कह रहा है एंजाइम का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या काम है वो है प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, जो कि अटैक करेगा किस पे, सबस्ट्रेट को, और जो आगे की फर्दर केमिकल रिएक्शन है उसे कैरी आउट करेगा। सही है, बिल्कुल सिंपल। अब वो कह रहा है नीचे आपसे आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल इंटरेक्शंस एंड डाइपोल इंटरेक्शंस आर सम ऑफ द वेज दैट सबस्ट्रेट्स द अटैच टू द एंजाइम एक्टिव साइट। वो कह रहा है जो इनके बीच का बड़ी यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के लिए 3 बॉन्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि काम करते हैं, जो कि है आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल इंटरेक्शन। ये बात सबको समझ में आई? पक्का? किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? साथ सबको समझ में आया? और ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एनसीईआरटी का क्या है, हाईलाइट है, तो इसको नोट कर लो। चलो चलें आगे। तो गाइस अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा डेप्थ में चल के किसको, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शंस को। तो बेसिकली क्या है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शंस, बेसिकली हमें ये देखना है कैसे एक मेडिसिन या ड्रग एंजाइम के पास आता है और क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो जुड़ता है या कैसे नहीं जुड़ पाता है, हमें दोनों केस देखने हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें अपने केस 1 की, तो केस 1 में हमसे वो क्या कह रहा है, ड्रग्स कॉम्पिटिट विद नेचुरल सबस्ट्रेट, जो कि बेसिकली हमारे लिए अभी हम दिखाई देंगे उसमें क्या है इतना। ड्रग्स कॉम्पिटिट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द एबिलिटी टू कनेक्ट टू एंजाइम्स एक्टिव साइट्स, सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे आपको ये एक एंजाइम दिख रहा है, कोई दिक्कत, एंजाइम में आपको एक एक्टिव साइट दिख रही है, क्या दिख रही है, एक्टिव साइट। तो बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस क्या है, जो हमारा ये सबस्ट्रेट है ये आता है और इस साइड पे आके बैठ जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है ये बिल्कुल वही शेप है जो कि यहाँ पे एंजाइम के पास एक्टिव साइट का शेप है। ठीक है, अब बेसिकली इसे हम लॉग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा हो। तो बेसिकली अगर आप सोचो, अगर ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आके बैठा तो एक प्रॉपर एक्शन चालू हो जाएगा किसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। सही है, अगर हम उसी शेप का, जिस शेप का सबस्ट्रेट है, हम अगर बॉडी में ड्रग डाल दें का मतलब ले लें, मेडिसिन ले लें, तो वो मेडिसिन क्या होगी, सबस्ट्रेट के जाने से पहले वो मेडिसिन उस एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाएगी। सही है, अगर वो मेडिसिन उस एक्टिव साइट पे जाके बैठ गई तो जो एंट्री थी सबस्ट्रेट की यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आगे डिसीज फैल सकता था या कुछ और रिएक्शन हो सकती थी, बायोलॉजिकल रिएक्शन, वो हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, एक कंपटीशन था किसके बीच में, ड्रग के बीच में बडी और सबस्ट्रेट के बीच में। इस कंपटीशन की वजह से इस प्रोसेस को या इस एक्शन को, ड्रग और एंजाइम के एक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स।
समझ में आया, इजी था ना। अब केस 2 क्या है, देखो केस 2 है, एक तो होती है एक्टिव साइट जो कि एक एलॉटेड साइट है, ठीक है, एंजाइम की ये एक एक्टिव साइट है। तो होता क्या है, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के पास एक दूसरी साइट भी होती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टिक साइट्स। क्या कहते हैं, एलोस्टिक साइट्स। अब बहुत से ऐसे होते हैं ड्रग्स जो कि यहां ना अटैक करके सीधा कहां जाते हैं, एलोस्टिक साइट पे जाके घुस जाते हैं, और घुसने की वजह से वो क्या करते हैं, जो हमारा एंजाइम होता है उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा कुएं जैसा शेप है, गड्ढे जैसा, और यहाँ पे देखोगे आप स्केटिंग बोर्ड जैसा एक स्लाइडर वाला शेप हो गया है। तो बेसिकली टोटल क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एंजाइम का शेप चेंज हो गया, और एंजाइम का शेप चेंज हुआ तो बेसिकली आपका अब जो फर्दर सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे आके बैठ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अब शेप ही चेंज हो सका है। तो बेसिकली वो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है बड़ी, यही बोल रहा है, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, these attach to the enzyme allostic sites which is different from the active site. The binding of the inhibitors at the allostic sites alters the structure of the active sites making it unrecognizable to the substrate। मतलब फ्यूचर में सबस्ट्रेट अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पाता, मतलब उसके लिए वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि उसका शेप बिल्कुल बदल चुका है। कि दोनों केस समझ में आए, पहला और दूसरा। पहले में क्यों नहीं घुसने दिया उसने, क्योंकि वहां पे ड्रग ने जाके जगह ले ली, और दूसरे में उसने उसका शेप ही चेंज कर दिया। तो अब सबस्ट्रेट देख रहा है कि अरे अपनी गाड़ी कहां पार्क करें, उसे जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि भाई वो शेप ऑलरेडी चेंज हो चुका है। बताओ सबको समझ में आ गए दोनों केस, पक्का आ गए ना? लिख के बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आए कि नहीं आए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, जल्दी से बता दो। चलो अब आओ, अब वो कह रहा है नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स, ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शंस। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि सेल को मैसेज देते हैं, ठीक है, कि आपके ऊपर ये ड्रग आया है और इस तरह का एक्शन हो सकता है। तो टेक्निकली ये कहने की बात बोलें, सिंपल सी बात है, वो क्या बोल रहा है, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स हमारे क्या है, एक तरह के प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब अगर आओ, जो यहाँ पे हमने इतने अच्छी तरीके से क्या है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। अब देखो वो कह रहा है आपसे बड़ी कि ये जो है ये हमारा एक एनिमल सेल है, ठीक है। जो ये है ये हमारी एनिमल सेल की एक मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ही बोलते हैं। तो हमने कहा कि भाई इतनी डेप्थ में जाके कैसे पढ़ेंगे, इस एक छोटे से सेक्शन को हमने क्या किया, आपके लिए एक बड़े सेक्शन में हम निकाल के ले आए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सही है, कोई दिक्कत। अब वो क्या कह रहा है कि देखो दो सरफेसेस होती हैं किसी भी सेल की, एक अंदर वाली सरफेस, जो ये वाली सरफेस है अंदर वाली, और एक सरफेस होती है ये बाहर वाली, सही है। तो हमने कहा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और हम आपको इसको यहाँ पे दिखाते हैं। हमने कहा जो ये वाली सरफेस है बड़ी, ये है बाहर वाली सरफेस, सही है, जो थोड़ी थिक है, और जो अंदर है वो सरफेस है ये वाली पतली वाली, जो कि थोड़ी थिन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है आउटर सरफेस एट सेल मेम्ब्रेन्स, और ये इंटीरियर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है जो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही है ये हमारी रिसेप्टर प्रोटीन है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, रिसेप्टर प्रोटीन जो कि एक्चुअल कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक स्पेस खाली होती है, ये स्पेस बेसिकली होती है ड्रग्स के लिए। किसके लिए ये स्पेस होती है? ड्रग्स के लिए। कैसे? मान लो हमारा एक ड्रग है, जैसे मान लो ये हमारा एक ड्रग है, ठीक है, चलो ये तो नहीं है, इसी का शेप का बना देते हैं, मान लो ये आपका एक ड्रग है इस तरीके का, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ये क्या होगा, ये यहाँ आके बैठेगा, ये ड्रग आके यहाँ पे बैठेगा, कहाँ पे? बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पे। जब ये यहाँ पे बैठेगा तो सेल क्या है ना, हर किसी को एंट्री नहीं दे देगा। तो जब ये यहाँ के बैठेगा तो सेल को एक इंफॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन पास होती है कि भाई फला फला ड्रग्स आपके पास आके आपकी रिसेप्टर साइट पे, बाइंडिंग साइट पे आके बैठना चाहता है।
ये कम्युनिकेशन पहुंच जाती है आपके सेल के पास। और यही काम किसका है, इस जो ये आपका प्लाज्मा सेल है इसका, या प्रोटीन जो सेल है हमारे रिसेप्टर का प्रोटीन सेल है, इसका यही काम है। चलो इसको थोड़ा डेप्थ में और देख लेते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पे देखो, तो वो कह रहा है, देखो बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले स्टेप में जो हमारा केमिकल मैसेंजर है, या सिंपल सी बात करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइड ऑफ द केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, छोड़ो बिला बिला दुनिया भर की बातें छोड़ें, हम तो गौर करते हैं इस पे, थ्योरी से ज़्यादा किस पे गौर करते हैं, अपने इस फिगर पे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये है हमारी बाइंडिंग साइड, सही है, प्रोटीन रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड, कोई दिक्कत। अब हो क्या रहा है, जो एक केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर कुछ नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ड्रग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हमारा ड्रग है, उसको थोड़ा टेक्निकल नाम दे दिया गया, क्या, केमिकल मैसेंजर। अब जो ये केमिकल मैसेंजर या ड्रग है, ये ड्रग आके इसके ऊपर यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे आके जब ये बैठेगा, इस बाइंडिंग साइड पे टच करेगा, तो होगा क्या, इस रिसेप्टर की वजह से सेल के पास मैसेजेस जाएंगे कि भाई इस टाइप का फला फला ड्रग जिसका शेप ये था वो आके यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और जब ये मैसेज चला जाएगा तो उसके बाद सेल डिसाइड करता है कि हमें आगे फर्दर एक्शन क्या लेना है। और एक बार इसको मैसेज देके जो ये ड्रग है ये यहाँ से इस बाइंडिंग साइट को लीव करके बाहर निकल जाता है। पर ये याद रखना, ये ड्रग कभी भी इसके अंदर सीधा पेनिट्रेट करके नहीं एंटर होगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे आके वो जाता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब वो क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। वो कह रहा है एंटागोनिस्ट आर ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन। वो कह रहा है एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स हैं जो कि रिसेप्टर साइड पे जाके बैठ जाते हैं और जो उसका नॉर्मल फंक्शन है उसे फिर होने नहीं देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है सम ड्रग्स आर नोन एज एंटोगिस्ट मिमिक्स द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि चलो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज, ड्रग्स की कैटेगरीज कैसे कैसे मार्केट में, कि इतने सारी मेडिसिन हैं तो हमने उनको ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया है कि भाई पेन किलर के लिए ये है, इन्फेक्शन के लिए ये है, आपको एलर्जी है तो ये है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, ये हमें डिफरेंट कैटेगरीज पढ़नी है। तो वही उसने यहाँ बोला है क्या, थेरापेटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, चलें आ जाओ। अब वो कह रहा है सबसे पहले एंटासिड्स। क्या होते हैं एंटासिड्स, बहुत सिंपल, रोज खाते हो, रोज का मतलब, कहने मतलब जब भी उल्टा सीधा खाना खा के आओगे एंटासिड जरूरत पड़ती है, अरे इनो कहाँ है, पुदीना कहाँ है, अरे पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है बड़ी, एंटासिड्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड in gastric juices and raise the pH of the stomach to a steady range। होता क्या है ना, जब आप बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हो, ठीक है, तो आपका एक नॉर्मल डाइट है जिसके हिसाब से आपकी बॉडी को मालूम है कि भाई हमें इतना एसिड रिलीज करना है उस खाने को पचाने के लिए। अब आपने आज पटक्के खा लिया, पटक्के खाने का मतलब है खूब ज़्यादा खा लिया, पटक्के मतलब ऐसे पटक मत देना, पटक्के खाने का मतलब है कि आज हमने बहुत ज़्यादा खा लिया। अब ज़्यादा खा लिया तो सीन क्या होगा, पेट हो, थोड़ा पता है कि आपने एक छोले भटूरे खाते थे, 3 छोले भटूरे खा लिए आप, ठीक है, भटूरे आप खा गए एकदम, ठीक है, तो अब आप खा लिए ज़्यादा, ठीक है, अब ज़्यादा खा लिए आप भटूरे गुलाटी के, तो इसमें गुलाटी की गलती नहीं, इसमें गलती है आपकी। अब पेट को नहीं पता होता ना कितना एसिड रिलीज करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, डाइजेशन जल्दी कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा एसिड रिलीज कर देता है, और वो जो एक्स्ट्रा एसिड है वो आपके पेट में एसिडिटी क्रिएट करती है। उसी जगह काम आते हैं एंटा एसिड, एंटा का मतलब एंटी ऑफ एसिड्स, एंटा एसिड्स का मतलब क्या बड़ी, एंटी ऑफ एसिड्स वो होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपके पेट का जो पीएच है वो बिगड़ जाता है, और पेट के पीएच को बैलेंस करने के लिए हम क्या लाते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए बेकिंग सोडा, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Mg हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि काम करते हैं क्या, आपका
आपके पेट का पीएच वापस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हमने कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो हमने देखो भाई ट्रीटमेंट तो ऐसे होता है, कैसे, द डिस्कवरी ऑफ हिस्टामिन्स, a molecule that stimulates the release of pepsin and hydrochloric acid in the stomach was major development in the treatment of hyperacidity, ठीक है। फिर वो कह रहा है लिक्विड एंटासिड्स आर मोर इफेक्टिव देन टैबलेट्स, वो कह रहा है लिक्विड जो एंटासिड्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो उनका एक्शन बहुत धीमा होता है, ठीक है, बिकॉज मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर इंटरसेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। क्यों, क्योंकि लिक्विड जो हमारे एसिड्स होते हैं, वो सॉरी एंटासिड्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा फैल के सरफेस एरिया जल्दी कवर करने का ऑप्शन होता है, इसलिए उनका प्रोसेस क्या होता है, बड़ी फास्ट होता है। अब वो कह रहे हैं ड्रग्स नेमली सिमिटिड्रिन, जिसको हम टीगामेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टीगामेंट बोलते हैं, एंड रेंटिडिन्स जिनको जेंटेक बोलते हैं, बहुत फेमस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेंटिजीन एंड जिसको हम बोलते हैं जेंटेक, ठीक है, इसको नोट कर लो, वाज डिस्कवर्ड टू प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन्स विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल, ठीक है, इजी था, कुछ इसमें समझाना हला है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब वो कह रहा है बहुत तरह की एंटासिड्स होते हैं, अगर आपको इनमें एंटासिड्स के अगर स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रखना है, वो है हिस्टामिन का, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद रखने हो, पर हिस्टामिन का स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना, ठीक है, हो गया। चलें आगे, चलो अब वो कह रहा है एंटी हिस्टामिन्स को देखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है हिस्टामिन्स आर स्ट्रॉन्ग वास्कोडिलेटर्स, इसका क्या मतलब हुआ, वासोडिलेटर्स का मतलब क्या हुआ, वासोडिलेटर का मतलब हुआ कि होता क्या है, जैसे आपके बेसिकली मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स से ज़्यादा आपके से जो ये वेन होते हैं, तो इनमें ब्लड जा रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी जो आपकी वेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, कौन बेसिकली उनका ना साइज़ कम हो जाता है, साइज़ की वजह कम होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी कभी कभी कम हो जाता है, तभी सुनना हो तुमने लो बीपी हाई बीपी वाली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं लोगों को। तो ये क्या करते हैं, ये उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। रिलैक्स कैसे होगा, पाइप पतला हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने के लिए इन पाइप्स के ऊपर, वेन्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या, जब हम एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं, ये उनको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, जिससे ब्लड इजीली फ्लो हो जाए, तो हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो क्या रहा है, वेरियस फंक्शन ऑफ हिस्टामिन्स आर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल इन द ब्रॉन्ची एंड गट्स एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स such as those in the walls of fine blood vessels, जो अभी आपको मैंने बताया। It causes nasal congestions, common cold, allergic reaction to pollen, ठीक है। Treatment synthetic drugs such as bromophenamine, जिसको हम बोलते हैं डीमेट ऐप, भाई मैं तो खुद पहली बार सुन रहा हूँ इसका नाम, ठीक है, इसको बोलते हैं, आज मेरी डिक्शनरी में भी नई चीज़ आ गई, डीमेटैप, ठीक है, डीमेटैप बोलते हैं। और दूसरा हमारा टर्फिनामाइन, जिसको हम बोलते हैं सेल्डेन, ठीक है, एक्ट एज एंटी हिस्टामाइंस, एक्ट एज एंटी हिस्टामाइंस, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। अब वो कह रहा है एंटी हिस्टामाइंस इंटरफेयर विद द हिस्टामाइंस नेचुरल एक्टिविटी बाई कॉम्पिटिंग इट फॉर बाइंडिंग साइड एंड ऑन द रिसेप्टर्स वेयर हिस्टामाइन वर्क्स, ठीक है, ये सबको समझ में आ गई। अब ये दोनों के स्ट्रक्चर हैं, तो बेसिकली आप डीमेट ऐप का स्ट्रक्चर याद रख लेना अगर रखना चाहो, और ऐसा इसका स्ट्रक्चर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों में भी ऐसे स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, इनका स्ट्रक्चर आज तक कहीं पूछा नहीं गया है। अब किस्मत आप ही खराब, उस साल पूछ लिया जाए, पर ऐसा होगा नहीं पूछा जाएगा, तो इन दोनों को याद मत करना, कोई फालतू में लोड लेने वाली बात है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, वो है इसकी वर्किंग, इसका फंक्शनिंग, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलें आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है द एंटी हिस्टामाइन डोंट अफेक्ट द सेक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टोमच बिकॉज एंटी एलर्जेसिक एंड एंटा एसिड ड्रग्स वर्क ऑन अ डिफरेंट रिसेप्टर्स, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, तो वो आपके एसिड सेक्रेशंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है नेक्स्ट
न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, इसका क्या मतलब है? अब वो कह रहा है एनाल्जेसिक एंड ट्रैंकुलाइजर्स आर बोथ न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। These affect the message transfer mechanism from nerve to receptors। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वो कह रहा है ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं। देखो ट्रैंकुलाइजर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। वो कह रहा है ट्रैंकुलाइजर्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल्स यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मॉडरेट और इवन एक्सट्रीम मेंटल इलनेस। अब होता क्या है, जैसे कभी कभी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपको लगता है यार मेरा सर फट रहा है, आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, गुस्सा करने लगते हो, आपको फालतू बातें करना चालू कर देते हो। तो बेसिकली इन सब बीमारियों के टाइम पे आपको आराम देने के लिए जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो जिस कैटेगरी में आते हैं उन कैटेगरी को हम कहते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वो क्या बोल रहा है, दीज क्रिएट सेंसेशन ऑफ वेलबींग which relieves worry, tension in patients and excitement. They are an important part of sleeping medications। क्या मतलब हुआ इसका? वो जब आप इसको खा लेते हो तो आपको एक मतलब सेंसेशन आता है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल इज द बेस्ट ट्रैंकुलाइजर्स दैट यू विल गेट फ्रॉम थ्री इडियट्स। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग आने लगता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, आप जो इम्पेशेंट हो रहे होते हो वो भी चीज़ खत्म हो जाती है और आप थोड़ा सा जो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना छोटी छोटी बात पे, ऐसे कैसे उसने ऐसा बोल दिया, वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। तो जब होता क्या, आपने देखा हो लोग टेंशन में हो तो डॉक्टर उनको क्या जो मेडिसिन होती हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी स्लीपिंग मेडिसिन की, भाई बहुत टेंशन है, रात में नींद नहीं आ रही है, वो उनमें उन स्लीपिंग मेडिसिन में बहुत मेजर क्वांटिटी जो होती है वो उस मेडिसिन की क्लास की होती है जिनको हम ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कब, जब कोई बंदा बहुत टेंशन में हो, किसी तरह की मेंटल इलनेस हो उसमें। ठीक है, डिप्रेजेंट्स लाइक iproniazide, phenylzymes are the drugs which inhibits the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली जो एक बहुत फेमस, अगर हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि हमारे कौन कौन है, जो कि है हमारा आइप्रोनोएजाइड और फिनिलजाइम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या ये एज अ एंजाइम काम करते हैं और वो फंक्शन जो जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब वो कह रहा है जो हमारा नॉरएड्रेनालिन है ये क्या है, ये क्या है आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर है दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मूड चेंज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूड चेंज और आपको टेंशन हो रहा है। मूड चेंज इज लाइक आपको टेंशन नहीं है पर आपकी बॉडी में एंजाइटी और डिफरेंट चीज़ों की वजह से ना आपको किसी एक चीज़ पे आप टिक नहीं पाते हो। कहने का मतलब है अभी ये अच्छा लग रहा है फिर वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर वो है और वो है। और टेंशन है, टेंशन इज अ परमानेंट मतलब एक लॉन्ग टर्म है। वहां पे आप क्या होते हो, बैठे हो तो आप काफी देर तक बैठे ही रहोगे, आपको कुछ भी नहीं पसंद आएगा। मूड चेंज इज लाइक थोड़ी देर में ये अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में वो अच्छा लग रहा है। तो याद रखना जो आपका नॉरएड्रेनालिन है वो आपका बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मूड चेंज में काम करता है। पर अगर आपको टेंशन है तब आप क्या करोगे, देखो अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप क्लोरोडायाजीन पेरोक्साइड और मेरफोब्रोमेट, ठीक है, ये दोनों यूज कर सकते हो क्योंकि ये क्या है, माइंड ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए, रिलीविंग टेंशन के लिए। अगर आपको टेंशन है तो आप ये दोनों चीजें यूज कर सकते हो। क्लियर, चलें आगे। चलो अब देखो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं। देखो जस्ट ये हमने आपको कुछ समझाने के लिए दिए हैं पर इन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आएगा या डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर बना दो या एमंग विच ऑफ दीज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चंस सदियों में रेयरिटी में आ जाएं तो आ जाएं वरना नहीं आते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है ट्रैंकुलाइजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन आए हैं, बड़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखो एक बार AIPMT 2009 में ट्रैंकुलाइजर से क्वेश्चन आया था और अगले साल ही AIPMT 2010 में वापस ट्रैंकुलाइजर से क्वेश्चन आया था। तो सोच लो ट्रैंकुलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। अब वो कह रहा है इक्वानालिन इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, ठीक है, एंड हाइपरटेंशन। हमने कहा ठीक है सर समझ में आ गई।
अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बात बोल रहा हूँ कि आपको इक्विनोनिल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, वो नेक्स्ट बोल रहा है सम डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड आर वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकुनल। These derivatives are known as barbiturates, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बार्बिट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब वो कह रहा है नीचे आपसे देखो, वो कह रहा है बार्बिट्रेट्स आर हाइपोटोनिक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, दैट इज एग्जाम्पल वैलियम और सीरोटोनिन, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, जो आपकी बार्बिट्रेट्स हैं वो आपकी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं, मतलब नींद पहुंचाने, आपको नींद नहीं आ रही है टेंशन की वजह से, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सो नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अब इनमें इन दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हैं, वेरोनल के और वेलिन के। इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको 1-2 बार पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप सेरोटोनिन के भी स्ट्रक्चर याद कर सकते हो तो देख लो, अदरवाइज इन दोनों के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं, और ये तीनों पॉइंट मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हमने कहा चलो ठीक सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है। अब जो अगले हैं वो है एनाल्जेसिक ड्रग्स, ठीक है। क्या होते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स, देखो आप, वो आपको बोल रहा है एनाल्जेसिक्स रिलीव्स और एलिमिनेट पेन विदाउट इम्पेयरिंग अवेयरनेस, प्रोड्यूसिंग मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस, और कॉजिंग अदर्स नर्वस सिस्टम डिस्टर्बशंस। ये बेसिकली क्या है, देखो एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, देखो ये वो हैं जो कि आपको जब पेन हो रहा होता है बॉडी में, या फिर आपको थोड़ा सा अजीब सा दर्द सा हो रहा होता है, ठीक है, तो उस जगह आपको लिए हम वो दवाइयाँ लाते हैं जो आपको पेन रिलीव कर सकें, वही दवाइयाँ हमारे लिए कहलाते हैं एनाल्जेसिक्स। अब एनाल्जेसिक्स में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बेसिकली हम बोले इनको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स। आपने मूवियों में खूब नाम सुना होगा नारकोटिक्स या नॉन नारकोटिक्स। देखो नॉन नारकोटिक्स वो ड्रग है जिनकी लत नहीं लगती है, पर नारकोटिक्स वो ड्रग है जिनकी लत लगती है। तो आपने देखा होगा मेनली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, तो नारकोटिक डिपार्टमेंट यही देखता है कि वो ड्रग जिनकी लत लगती है, लत का मतलब है चरस, कोकीन, इस तरह के जो आप शब्द सुनते हो, ये वो ड्रग्स हैं जिनको आपने अगर एक बार लेना चालू कर दिया, आप लाइफ लॉन्ग उसके लत में पड़ जाओगे और फिर सब भूल जाओ, आपका बचपन, जिंदगी, बड़ा सब गायब, बस दिन भर आप वो ही लेते रहोगे और जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन सबसे दूर रहना। तो कह रहा है सबसे पहला है नॉन नारकोटिक्स। अब नॉन नारकोटिक्स जो होते हैं बडी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये नॉन एडिक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे के सारे नॉन एडिक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब इनकी लत नहीं लगती। अब वो कह रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनसे हमें पेन से रिलीफ भी मिल जाता है और दर्द भी नहीं हो, मतलब लत भी नहीं लगती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एस्प्रिन। अब वो क्या बोल रहा है, पैरासीटामोल। और गारंटी है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 70 से 80% लोगों ने अपनी लाइफ में आज तक एस्प्रिन या पैरासीटामोल खा चुके होंगे। 80 भी कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी बुखार आया हो तो पैरासीटामोल तो खाया ही होगा। तो वो वही यहाँ पे आपको बता रहा है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स, ठीक है। हमने कहा ठीक, AIPMT 1998 में क्वेश्चन आ भी चुका है। वो कह रहा है एस्प्रिन प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंड्स विच इंड्यूस टिश्यूज इन्फ्लेमेशन एंड डिस्कम्फर्ट। वो कह रहा है जब एस्प्रिन आपके बॉडी में जाता है तो वो एक तरह का जो एक मॉलिक्यूल होता है जो प्रोड्यूस होता है, जो कि बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट लेकर आता है, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंड्स, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस और डिस्कम्फर्ट लाते हैं, ये उनको पैदा होने से ही रोक देता है, उनका प्रोडक्शन ही खत्म कर देता है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो एस्पिरिन कहता है क्या कि हम आपको पैदा ही नहीं होने देंगे, तो आप आगे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो वो अब बोल रहे हैं दीज ड्रग्स हैव अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
मतलब इनके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब एस्पिरिन को तो कभी भी प्रिफर नहीं किया जाता आपकी बॉडी के लिए। बेसिकली ये आपकी किडनी में इतना ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, इसका भयंकर इफेक्ट पड़ता है कि ये आपके लिए ऑलमोस्ट इस लाइक कि आप इसको तो लो ही मत। पर वही है कि अब मेडिसिन तो है, ये तो पढ़ना तो है ही है। तो डिफरेंट इफेक्ट्स इंक्लूडिंग लोअरिंग फीवर, ठीक है, प्लेटलेट्स कोगुलेशन एज वेल एज प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट्स ही होगा, गलत स्पेल नहीं, ठीक है सही है, प्लेटलेट्स कोगुलेशन, ठीक है, 2 बार लिख दिया है, चलो ठीक है कोई नहीं, वो तो होता रहता है, ठीक है, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट भी समझने बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे वो कह रहा है साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन इज हार्मफुल टू द लिवर एंड कैन कॉज स्टोमक ब्लीडिंग, समझ रहे हो बात को। एज अ रिजल्ट एनाल्जेसिक्स सच एज नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफिन एंड पैरासीटामोल आर वाइडली यूज्ड। अब वो यही बोल रहा है कि एस्पिरिन अपने आप में इतना खतरनाक था कि आपको लिवर को तो बेसिकली खराब ही कर देता था अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली इसको ले रहे हो, और आपके कभी कभी स्टोमक के पेट में ब्लीडिंग भी चालू हो जाती थी। इसीलिए वो कह रहा है कि आज के टाइम पे हम एस्पिरिन की जगह बाकी मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा फेमस है बड़ी तो वो है आपकी पैरासीटामोल। मतलब ये वो दवाई है जो सबसे सस्ती है और मार्केट में ईजिली हर दुकान में, अगर मेडिसिन की शॉप खुली है तो सबसे पहली दवाई वहाँ पे कोई आएगी तो पैरासीटामोल आएगी, ठीक है। हमने कहा सर समझ में आ गई बात। अब वो कह रहा है नारकोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, आपका इंटरेस्ट तो यहीं जागा होगा, हैं इंटरेस्ट तो यहीं जागा होगा। वो बोल रहा है नारकोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं। नारकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं बड़ी जिनकी आपको लत लग जाती है। लत लगने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ो अच्छे से। वो कह रहा है, यहाँ पे आ जाओ, एनाल्जेसिक ड्रग्स लाइक मॉर्फिन and many of its homologs are used for medical purpose and are taken prescribed doses to relieve pain और induce sleep। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, जो मॉर्फिन ये भी एक टाइप का एनाल्जेसिक ही ड्रग है, और ये भी अगर एक प्रॉपर डॉक्टर एक प्रॉपर क्वांटिटी में एक प्रॉपर डोसेज सिस्टम के साथ ही कब कब लेनी है अगर आपको दी जाए तो ये भी आपका क्या करता है, पेन को रिलीव करता है और आपको नींद लाने में मदद करता है। पर these analgesics are mostly used to treat प्रो ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव पेन। इसका मतलब है इनको मेनली हम उन जगहों पे यूज करते हैं जहां पेन ना हद के बाहर चला जाता है, जिसे कहते हैं ना स्लीपिंग ड्रग्स। मतलब आपका ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है तो आपको दर्द होगा भयंकर, इस टाइम पे इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्लीप पे चले जाओ और आपको अगर आप जग भी गए हो तो आपको दर्द का महसूस ना हो। तो इसको पोस्ट ऑपरेशन ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है। कार्डियक पेन हो गया एंड द पेन दैट कम्स विद टर्मिनल कैंसर, ठीक है, एज वेल एज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब आप जानते हो मतलब जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस टाइम का दर्द तो अनबियरेबल होता है। इसीलिए ना अगर आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप ज़िंदगी में रिस्पेक्ट के हकदार नहीं हो, समझ लो। सर ने तो देखो मम्मी पापा का नाम तक गुदवा रखा है, क्या बात कर रहे हो, देखो माँ और पा दोनों, माँ और पा। हमने तो बताओ मम्मी पापा का टैटू भी गुदवा रखा है। और तुम लोग अगर माँ बाप की रिस्पेक्ट ना कर पाओ तुम लोग बेकार हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि तुम्हें एक टाइम के बाद समझ में आएगा कि तुम्हारी लाइफ के अगर दो सबसे वेल विशर और कोई प्यार करने वाला है, ठीक है, तो वो मम्मी पापा हैं। निब्बा निब्बी कुछ नहीं चलने वाला, मम्मी पापा ही काम आएंगे हमेशा और हमेशा वो ही प्यार करेंगे, समझ रहे हो। चलो आ जाओ। अब वो कह रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट नारकोटिक्स ड्रग्स हैं उनमें मॉर्फिन तो है ही है, ठीक है, मॉर्फिन तो है ही है, ठीक है। तो मॉर्फिन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, जस्ट आप एक बार देख लो कि आपको एक बार रियलाइज हो जाए कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। तो जो याद रखने वाली बात होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। तो बात इनकी है, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करके ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आएगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बेसिकली वो कह रहा है कि मॉर्फिन देख लें। मॉर्फिन के पास दो ऐसे ड्रग, हीरोइन और कोडीन, जो कि इंटरनेशनली बैंड है और बहुत हैवी ड्रग्स माने जाते हैं। एक बार लोगे हमेशा के लिए लत लग जाएगी, ठीक है।
तो एक दिन आपका, कुछ दिन तक ये आपका दर्द रिलीव करेंगे और एक दिन आपको रिलीव कर देंगे, ठीक है। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो हमने क्या पढ़ लिया, नारकोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया। हमने कहा ठीक। हमने जो नेक्स्ट है वो है एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एंटी का मतलब उनको प्रिवेंट करते हैं। तो एक बार डेप्थ में देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, क्या है, आ जाओ बडी। These are various microorganisms such as bacteria, viruses, fungus and other pathogens that can cause disease in human and animals। ठीक है, एक ही बात, ह्यूमन जानवर सब हम ही हैं, ठीक है। हम लोग कौन से कोई जानवर से कम है जिस तरह के लोग हरकतें करते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है एंटी माइक्रोबियल सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स या मेडिकेशंस, फंगस एंटीफ्यूगल ड्रग्स, वायरसेस एंटीवायरल ड्रग्स और अदर पैरासाइट जिनको बोलते हैं एंटी पैरासाइट ट्रीटमेंट। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया आया है, तो बड़ी आप यूज करोगे एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस। क्या यूज करोगे, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस। अगर आपकी बॉडी में फंगस आई है तो आप क्या यूज करोगे, एंटी फंगल ड्रग्स। और अगर आपकी बॉडी में वायरसेस आए हैं तो आप क्या यूज करोगे बडी, एंटीवायरल ड्रग्स, पक्का। और अगर किसी और तरह के पैरासाइट्स आए हैं तो आप क्या यूज करोगे, एंटी पैरासाइट्स ट्रीटमेंट यूज करोगे, ठीक है। तो हमने कहा बेसिकली जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है इनको हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉड कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली याद रखना 3 क्लासेस होते हैं किसके, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आओ, सबसे पहला वो कह रहा है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हमने ठीक है भाई, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, वो बोल रहा है दीज आर द केमिकल्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो, तुम्हारा चाकू तुम्ही को घुसा के, ठीक है। तो बेसिकली जो मजे तुम अभी कर रहे हो ना, अगर पेपर के टाइम तक तुम नहीं सुधरे तो यही मजे उस समय याद आएंगे, तब हम कहेंगे अपना तीर खुद ही आके घुसा, ठीक है। तो बेसिकली वो यही कह रहा है जो ये केमिकल्स हैं ये उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आते हैं। हमने कहा ठीक। वो कह रहा है एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प विद बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस बट दे कांट हेल्प विद वायरल इन्फेक्शंस। वो कह रहा है इनको हम वायरल इन्फेक्शन को छोड़ के कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो या पैरासिटिक, अरे क्या हो रहा है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो तो उनमें यूज कर सकते हैं। केवल आप किस में नहीं यूज कर सकते हो, याद रखने वाली बात है, किस में यूज नहीं कर सकते हो, वायरल इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन AIPMT 1998 में आया है और फिर से बहुत आसानी से आ सकता है। एमंग विच ऑफ दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, चारों ऑप्शन दे देगा। क्या आपको ये दे देगा वायरल इन्फेक्शन, फिर आपको बोल देगा बैक्टीरियल, फिर बोल देगा फंगल और फिर बोल देगा पैरासिटिक। तो आपको पता है पैरासिटिक में यूज होता है, फंगल में यूज होता है, बैक्टीरियल में यूज होता है, केवल वायरसेस में यूज नहीं होता है। चलें आगे, चलो। अब वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एक्शन, कि किस टाइप का ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन से पार्ट में, सबसे पहला है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। क्या मतलब है, देखो पहला जो हमारा क्या है बैक्टीरिसाइडल्स एंटीबायोटिक्स, उनमें क्या होता है बडी, उनमें होता है दीज एंटीबायोटिक्स हैव किलिंग साइडल इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को मार ही डालते हैं। जैसे आपका पेनिसिलिन सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑफ्सोसाइन, ठीक है। ऑफ्कोसाइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेनिसिलिन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन्स तो आप डे टू डे लाइफ में सुनते भी रहते हो। तो इनका काम क्या है, जो बैक्टीरिया साइडल्स हैं, सुसाइडल, बैक्टीरिया साइडल कहाँ से आया है, बैक्टीरिया सुसाइडल। तो बैक्टीरिया साइडल्स एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार ही देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, जैसे वो वाला गाना सुना है, मार ही डालोगी क्या, तो सेम वही वाला है, ठीक है। अब वो गंदा था ना बहुत, मुझे ही पता था गंदा है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब बोल रहा है दीज एंटीबायोटिक्स हैव एन इनहिबिटरी स्टैटिक इफेक्ट ऑन बैक्टीरियल सच एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, इनको अभी हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है जो बैक्टीरिया स्टैटिक
एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका क्या होता है, स्टैटिक अफेक्ट होता है बैक्टीरिया के ऊपर। दो टाइप्स के अफेक्ट हैं जो अभी आगे पढ़ेंगे, एक तो ग्राम पॉजिटिव अफेक्ट होता है, ग्राम नेगेटिव अफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने सही है। अब वो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, इससे भी क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है नीट 2019 में ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से। अब वो कह रहा है जो एंटीबायोटिक्स है इनको मेजरली हमने उनके एक्शन के स्पेक्ट्रम के ऊपर, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या कि ठीक है हमें पता है हमें काम क्या करना है, पर किस रेंज तक का वो काम है उसको डिफाइन करते हुए हमने क्या किया, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट क्या है बड़ी हमारा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हमने कहा ठीक। दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, हमने कहा ठीक है। और तीसरा है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, हमने कहा ठीक। हमें तीनों समझ में आ गए, 3 टाइप के हैं। समझ में नहीं आ गए मतलब नाम सुन लिया, अब समझते हैं, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, दीज एंटीबायोटिक्स आर वाइडली यूज टू किल और इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। मतलब इनकी रेंज सबसे ज़्यादा है, इनकी रेंज बड़ी सबसे ज़्यादा है और ये एक वाइड रेंज तक के किनको बैक्टीरियाज को किल करते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, ठीक है। तो बेसिकली इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इनके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रोमाफिनाइलोकॉल, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या है, क्लोराफिनाइकॉल, ठीक है, इनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है नैरो स्पेक्ट्रम। अब जाहिर सी बात है वाइड में बहुत ज़्यादा, नैरो में और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वो क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे, वो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि दीज एंटीबायोटिक्स आर वाइडली इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल बहुत लिमिटेड स्पेक्ट्रम या टाइप ऑफ बैक्टीरियाज के ऊपर ही एक्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेनिसिलिन जी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? पेनिसिलिन जी, याद रखेंगे। उसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये तो वो हैं जो केवल किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही बनाए जाते हैं। मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक बीमारी या उसके बैक्टीरियाज को ध्यान रखते हुए हम ये वाले ड्रग्स या फिर ये एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं, उनको बोल देते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसका कहने का मतलब है दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल डिसीज। केवल किसी एक के लिए, ऐसा नहीं कि आपने सबको उठाया और कहा कि चलो इसमें सब में काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया नाम से। ब्रॉड का मतलब लंबा, मतलब सब में यूज हो जाएगा, बड़े स्पेक्ट्रम में यूज हो जाएगा। नैरो का मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए ही ये काम करेगा, और जो लिमिटेड है मतलब एक, स्पेसिफिकली एक के लिए ही काम करेगा, ठीक है। चलें आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है एंटीसेप्टिक्स। भाई ये वो चीज है जो बचपन से मैं मान ही नहीं सकता आप में से किसी ने ना यूज की हो। अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं तो गारंटी है उनमें से 90 से 95% लोग एंटीसेप्टिक का कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आज तक यूज़ कर चुके होंगे। कहीं भी आपके थोड़ी चोट लगी, आपके खून निकलने लगा, आप छिल गया, ठीक है, किसी भी चोट में सबसे पहले एंटीसेप्टिक तो लगाया ही जाता है, जिससे इन्फेक्शन वाले बैक्टीरियाज फर्दर आगे ना बढ़ पाएं या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो बेसिकली क्या होता है, देखो आओ, वो कह रहा है कि जो एंटीसेप्टिक्स हैं दे आर यूज टू ट्रीट लिविंग टिश्यूज लाइक वुंड, कट्स, यूल्सर्स एंड डिसीज्ड स्किन, ठीक है। मतलब बेसिकली वो कह रहा है इन एंटीसेप्टिक को तब लगाते हैं, वो भी खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज करते हैं जब उनके चोटें लग जाएं। अब चोट किसी भी तरह की हो उनको यूज करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन हर मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता अगर आपकी मेडिकल शॉप में अगर सोफ्रामाइसिन नहीं है तो आप तो मतलब आपकी घटिया दर्जे की दुकान है, ठीक है। मतलब पैरासीटामोल और सोफ्रामाइसिन तो हर दुकान में मिलना कंपलसरी का मतलब गवर्नमेंट तरफ से नहीं, पर आप बेसिक दुकान भी खोल रहे हो तो ये तो होना ही चाहिए आपके पास। अब वो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं, किसके, आपके एंटीसेप्टिक के, ठीक है।
यूजेस क्या हैं, चलो देख लेते हैं। वो कह रहा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनाइल एंड टर्पिनॉल, ठीक है, अगर इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, इट इज कॉमनली नोन एज डिटॉल, समझ रहे हो, एंड एक्ट एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, ठीक है। अब डिटॉल तो सबने ही सुन रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि तुमने डिटॉल ना देखा हो, डिटॉल हो, सेवलॉन हो, ठीक है, तुमने देखा ही होगा। तो इससे क्वेश्चन कई बार आया, ये याद रखना, AIPMT 2013 में आया और रिसेंटली 4 साल पहले नीट 2017 में आया है कि आपका डिटॉल किससे मिलके बनता है, तो क्लोरोजाइनॉल से और टर्पिनॉल से मिलके आपका डिटॉल बनता है। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आगे चलते हैं, नेक्स्ट वो कह रहा है बाइथाइनॉल, ठीक है, इसका क्या है, इट कैन इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज टू सोप, जैसे आपके बहुत से साबुन होते हैं जिनमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें हमारा बाइथाइनॉल होता है, ठीक है। अब देखो आइडोफॉर्म सबको पता है क्या होता है, CHI3, ये भी आपके लिए एक तरह का एंटीसेप्टिक है वुंड्स के लिए। हमने कहा ठीक सर। हमने कहा बोरिक एसिड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीसेप्टिक स्पेशली फॉर आइस, आपकी आइस के लिए ये एक एंटीसेप्टिक काम करता है, और ये क्वेश्चन भी आपका AIPMT 2013 में आ चुका है। सही है, सबको समझ में आ गया। चलें, अब वो क्या कह रहा है, आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, NCERT का हाईलाइट है, फिर बाद में मत बोलना सर पेपर में आया था छूट गया, ठीक है। अब तुमने अगर रोए उस टाइम पे तो ध्यान रखना, वो क्या बोल रहा है, आयोडीन इज हाईली इफेक्टिव एंटीसेप्टिक, द tincture of iodine is a solution of 2 to 3% of iodine in an alcohol water mixture। क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका जो आयोडीन है वो बहुत इफेक्टिव एंटीसेप्टिक है, जिसमें अगर आपने अल्कोहल और पानी में, अरे ये क्या हो रहा है, अगर आपने अल्कोहल और पानी के मिक्सचर में 2 से 3% अगर आयोडीन डाल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन बन के आता है उसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोर देन, मतलब किसी भी चीज से, चाहे आपका डिटॉल हो, कुछ भी हो, उन सबसे अच्छा आपका क्या हो जाता है, एंटीसेप्टिक, ये आपके लिए बन जाता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन को तो कभी मत बोलें, बहुत सिंपल है, 2 से 3% केवल आयोडीन को आपको डालना है पानी और अल्कोहल के मिक्सचर में, ठीक है। आ जाओ, अब वो कह रहा है आपसे नीचे डिसइंफेक्टेंट्स, क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। अब देखो इससे पहले एंटीसेप्टिक पढ़ा, एंटीसेप्टिक काम क्या था, बैक्टीरिया को मारना, डिसइंफेक्टेंट का भी काम है बैक्टीरिया को मारना, पर डिफरेंस कहां आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज होता है, जो लोग जिंदा हैं, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, जैसे हम, तुम, जानवर, उनके ऊपर अगर चोट लगी है तो उस समय बैक्टीरियाज को, वुंड्स को, कट्स को साफ करने काम में आता है एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं कहां, नॉन लिविंग चीजों में, जैसे अभी कोविड आया था, लोगों ने वॉशिंग मशीन में डाल के सब्जियां तक धुलनी चालू कर दी थी, समझो, खौफ देख रहे हो, तो क्या करते थे लोग, डिसइंफेक्टेंट तो नहीं यूज करते थे, डिटॉल विटॉल को भी डाल देते थे और थोड़ा सा कहते चला दो साबुन के साथ, और लोगों ने अपने, जिनके घर में कभी आज तक पोछे में कुछ नहीं डाला गया, वो डिसइंफेक्टेंट यूज करना चालू कर देते थे, ठीक है। अभी ज्ञात करो, मतलब सोचो एक प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा सोचो, किसका, कोविड का। पहले लोग कोई मास्क लगा ले तो बोलते थे हाँ बहुत स्टैंडर्ड वाले बन रहे हो, हैं। अगर मेरे होम टाउन चले जाओ और वहां अगर किसी से बोल दो ना मास्क लाए घूम रहे हो, हाँ बड़े शहर से आए हो, ठीक है, भाव कुछ अलग लेवल में नहीं है तुम्हारे, ठीक है भाई साहब। सैनिटाइजर तो लग्जरी माना जाता था, किसी ने अगर अपने बैग से सैनिटाइजर निकाल के ऐसे हाथ साफ किया, हाँ बस तुम्हारी इम्यूनिटी में दिक्कत है, तुम ही बैक्टीरिया खाएंगे। और आजकल देख लो सबसे नॉर्मल चीज। तो बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, देखो ये वो होते हैं, आओ एक बार डेप्थ में देख लेते हैं। दे आर यूज्ड फॉर इनएनिमेट आइटम्स लाइक फ्लोरिंग, ड्रेनेज सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट्स। By varying the concentration, same chemicals can serve both as antiseptic and disinfectant as well। वो कह रहा है इनको जमीन साफ करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट मतलब फ्रिज व्रिज, टीवी वी, इन सबको साफ करने में डिसइंफेक्टेंट का काम आता है।
वो कह रहा है पर बहुत से डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ा डाइल्यूट या इनका कंसंट्रेशन चेंज कर दो तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उनको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हो। पर मार्केट में ये प्रेफरेबल नहीं है, जो डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं आप उनको एज ए एंटीसेप्टिक यूज करो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्शन नहीं, बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं मालूम होती है जो आपकी बॉडी में हो सकती है। तो कभी भी फिनाइल लाके अपने भाई अपने चोट पे लगाना चालू मत कर देना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अपने आप पे नहीं करना होता है, समझ रहे हो बात को। अब वो कह रहा है कि कैसे, वो कह रहा है अगर आप 0.2%, 2 में तो आपका हो जाता काम, ठीक है। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज अ एंटीसेप्टिक व्हाइल इट्स 1% सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। सोचो 2% में तो आपका, ठीक है। तो बेसिकली याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी। अगर आपने 0.2% यूज किया है सॉल्यूशन किसका, फिनॉल का, तो वो आपके लिए काम करेगा एंटीसेप्टिक का। पर अगर आपने वहीं पे 1% यूज कर लिया तो वो आपके लिए काम करेगा डिसइंफेक्टेंट का। बोलो सबको समझ में आई कि नहीं आई बात, पक्का। चलो, दीज आर बर्थ डेरिवेटिव कंट्रोल्स या बर्थ कंट्रोल ड्रग्स कंटेनिंग सिंथेटिक ऑस्ट्रोजन्स एंड प्रोऑर्गेस्टेरॉन्स डेरिवेटिव्स एंड आर आल्सो नोन एज एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन। एक ही बात, ड्रग्स या मेडिसिन। अब वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूरोथियोडाइन इज अ सिंथेटिक प्रोऑर्गेस्टेरॉन डेरिवेटिव दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंटी फर्टिलिटी मेडिकेशंस, ठीक है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो नाम है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, नॉर्थिनड्रॉन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि हमारे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है किसके, एंटी फर्टिलिटी ड्रग के। तो जो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है उसको याद होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इससे क्वेश्चन आए, एक ही ड्रग था वो भी आप भूल गए, ठीक है। वरना मेरे नाम की ना आप धज्जियां उड़वा दो, कहां से पढ़ा था, सर से, सर बताना भूल गए हैं। चलो आ जाओ, अब देखो, अब वो कह रहा है कि अब हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी थी जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज करते थे अपनी बॉडी में। मतलब सोचो, प्रॉपर जब बीमारी होती थी तब ऐसे मेडिसिन लिया करते थे। पर अब पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल्स इन फूड। केमिकल इन फूड्स का क्या मतलब है। अब देखो, आजकल तुम देख रहे हो ना, नेचुरल खाने से ज्यादा डेरिवेटिव खाने, डेरिवेटिव खाना मतलब पैक्ड खाना, ठीक है, प्रिजर्वेटिव वाले खानों की चीजें ज्यादा बिकने लगी हैं मार्केट में। मतलब फूड ऑलरेडी पैक्ड हो रखा है या फिर आज बनाया गया पर उसकी शेल्फ लाइफ है 7-7, 8-8, 9-9 महीना लोग खाते रहते हैं। चिप्स आते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो अब तुम देखो आजकल ऐसी चीजें आने लगी हैं जो बनती एक्चुअल किसी नेचुरल चीज से, ऐसे आलू से बनी, किसी से बनी। तो ऐसे तो आलू नॉर्मली खराब हो जाता है, 10-15 दिन में छोड़ दोगे, पर उनकी हम शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। क्यों, उनमें दह भर भर के प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स डाल के। तो कह रहा है कि अब हमें यूज देखना है कि कहां पे हम डे टू डे लाइफ में केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फूड में। तो अगर सबसे पहले बात करें तो वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है फूड एडिटिव्स आर एडेड टू फूड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग इट। प्रिजर्विंग का मतलब सेम, मतलब उनकी लाइफ बढ़ा दो, ठीक है। एनहांसिंग इट्स एट्रैक्टिवनेस, मतलब बहुत सी चीजें केवल इसलिए डाली जा रही हैं कि जो उस चीज का दिखने में एक्चुअल कलर होता है बनने के बाद वो बहुत वाहियात लगता है, तो कोई बंदा खाएगा नहीं। जब दिखने में वाहियात लग रहा है तो उसको प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग कर दो, सुंदरता दे दो, जिसके बाद बंदा कहे वाह क्या लग रहा है। वो आपने मास्टर शेफ देखा है, मास्टर शेफ में जब खाना बन जाता है उसके बाद मास्टर शेफ ऐसे उठाते हैं कुछ और ऊपर से ऐसे डालते हैं, कहते हैं वाह नाउ दिस इज लुकिंग परफेक्ट। तो सेम वही चीज, इंक्रीजिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देम। अब ऐसे बहुत सी चीज़ होती हैं जो कि एक्चुअल में उतना न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं या हमें उसकी और उसमें न्यूट्रिशंस बढ़ाने होते हैं, तो हम यूज कर लेते हैं बहुत से केमिकल्स का। तो कहता है चलो और देखते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स। वो कह रहा है सबसे पहले आजकल जो मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज चल रही है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। मतलब ऑलमोस्ट हर किसी उस चीज में आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाले जा रहे हैं जो चीज मार्केट में एज आपके डेजर्ट या फिर मिठाई की तरह बिक रही है। वो कह रहा है क्यों डाल रहे हैं, वो कह रहा है केमिकल सब्सटेंस दैट स्वीटन्स एंड एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड। मतलब बेसिकली नेचुरली उनमें उतनी स्वीटनेस नहीं होती है, मतलब तो हम उसको एडिशनली क्या करते हैं, थोड़ा सा और मीठा बनाते हैं हमने, ठीक है। हमने कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो है एस्टाफर्टेम, सुक्रोलोज और एलिमिटेम,
ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद भी रखना है क्योंकि हमारे नीट 2019 में इससे क्वेश्चन आया था और AIPMT 2014 में भी इससे क्वेश्चन आया था। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। अगला क्या है? अगला है फूड प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल्स दैट आर एडेड टू फूड टू कीप इट फ्रॉम स्पॉइलिंग ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। अब होता क्या है, एक्चुअल में है तो सब वेजिटेबल्स या नॉर्मली कोई भी नेचुरल चीज में माइक्रोबियल अटैक तो होगा। तो बेसिकली अब आज कोई चीज बनी और 10 दिन बाद खराब हो जाएगी, तो जब तक आज वो मेरी फैक्ट्री से निकली और दुकान तक जा रही थी और रास्ते में खराब हो गई तो क्या फायदा रहा। तो हमें उनमें चीजें ऐड करनी पड़ती हैं जिससे उनका क्या हो जाए, लाइफ बढ़ जाए। तो उनको ही हम बोलते हैं, वो जो चीजें ऐड करते हैं उनको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी, अगर देखोगे शुगर, सॉल्ट्स और सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट को याद रखना, सॉल्ट और शुगर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज क्या है, कलर। ठीक है, कलर तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा। तो वो क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि फूड कलर्स आर द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फूड टू इंप्रूव इट्स अट्रैक्टिवनेस। समझ रहे हो? तो उसमें क्या क्या यूज हो सकता है, देखो, एलोरा रेड AC और टार्टाजाइन। ठीक है, तो टार्टाजाइन भी यूज कर सकते हो और एलोरा रेड AC भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पार्ट क्या है, जहां पे हमने देखा था कि भाई न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड करनी होती है, तो वो कहलाते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ये क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जो कि ऐड किए जाते हैं किसी भी मील की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए। मतलब आपको लगे कि हाँ इसमें प्रोटीन हो गया, जैसे आजकल केक आने लगे हैं वे प्रोटीन के। वे प्रोटीन क्या होते हैं, जिम वाले लोग होते हैं ना, वो बेसिकली बाद में अपने दिन की प्रोटीन डाइट को बैलेंस करने के लिए कि बॉडी को उनका रिक्वायर्ड प्रोटीन मिल जाए तो वे प्रोटीन यूज करते हैं। तो पहले तो लोग क्या था, उसको पूरा शेक करके उसमें शेकर में पीते थे। अब आजकल लोगों ने क्या कर दिया है, उनके केक्स आने लगे हैं, उनकी कुकीज आने लगी हैं कि वहां से भी आप चाहो तो ले लो। तो वहां पे क्या है, ये क्यों यूज किए जाते हैं, जिनसे आपके मिनरल्स और विटामिन की जो एक टोटल क्वांटिटी है उस फूड में, उस क्वांटिटी में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए और वो एनहांस हो सके। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है इसको खाने से नहीं, हमारा फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं हो रही है, तो आप इन चीजों को यूज कर लो और आपका वो वाला काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे फेल्ट इमर्सिफायर्स और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। ये कहाँ काम आते हैं, सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फूड टू गिव देम टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी। मतलब वो ही चीज सिंपली अच्छा दिखाने के लिए, जितनी अच्छी ड्रेसिंग करोगे उतना ज्यादा वो मार्केट में बिकेगा। तो सेम वही क्या है, एग यॉक वेयर द मेन इमल्सिफाइंग केमिकल इज लेक्थिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या है, ये वो सब्सटेंस हैं जो कि फूड की अगेन लाइफ बढ़ा देते हैं, शेल्फ लाइफ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द फूड जो हमारे मार्केट में बिक रहे हैं खराब क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उनके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का, तो क्वालिटी गिर जाती है। तो वो क्या बोल रहा है आपको कि बेसिकली दे आर एडेड टू फूड टू प्रोटेक्ट फूड कंपोनेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, दे असिस्ट विद फूड प्रिजर्वेटिव्स। कोई दिक्कत, इसमें दो बहुत फेमस हैं क्या आपके, BHT और BHA, दोनों आपको याद होने चाहिए। समझ में आया, यहां तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत, चलें आगे। चल अब देखो, अब वो कह रहा है इस पार्ट पे आते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का, और इसको हम रोज यूज करते हैं। मैं तो कर लेता हूं, हफ्ते में 4-5 दिन तो कर ही लेता हूं, तुम लोग तो नालायक हो, तुम लोग तो वैसे ही नहीं यूज करते होगे। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारा क्या है, हमारा अगला पार्ट है सोप। तो बेसिकली अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जाके क्लीजनिंग एक्शन या क्लीजनिंग एजेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोप। ठीक है, अब नहाते हो तो पता होगा सोप क्या है। तो अब देखो सोप भी देखो, बहुत दो तरह के सोप्स होते हैं। चलो सबसे पहले आओ, वो कह रहा है द टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट्स आर सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। हमने कहा ठीक है, दीज एनहांस वाटर क्लीजनिंग क्वालिटीज assisting in the removal of fat that binds other items to cloth और skin। तो बेसिकली अगर मुद्दे की बात बोलें तो सोप का एक बिल्कुल सिंपल सा काम है, जो भी चीज आपको साफ करनी है
उस मटेरियल के अलावा अगर उसके ऊपर कोई भी चीज चिपकी हुई है तो अगर आप वो निकाल सकते हो और वो प्रॉपर्टीज आप इनहिबिट करते हो तो आप क्लींजिंग एक्शन का काम कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो। अब जैसे आपका क्लॉथ है तो क्लॉथ है, मान लो आप दिन भर पहनते हो, पसीना ऑयल आता है, अगर आप साफ करते समय वो चीज निकाल पा रहे हो तो आपका क्लींजिंग एक्शन की मेन प्रॉपर्टी या मेन जो फंक्शन है वो सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज वो बेकार है। अब वो कह रहा है सोप एक्चुअल में होते क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है, सच एज स्टेरिक, ओलिक एंड पैलामेटिक एसिड्स विच हैव 15 to 18 कार्बन एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो आपसे, हार्ड सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स while soft soaps are potassium salt of fatty acids। डिफरेंस क्या है हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप में? हार्ड सोप वो होते हैं बड़ी जो कि आप यूज करते हो कपड़े धोने के लिए, और सॉफ्ट सोप्स वो होते हैं जो आप अपने नहाने के लिए यूज करते हो। तो यहां पे याद रखने वाली बात ये है कि अगर आप हार्ड सोप यूज कर रहे हो तो वो भी फैटी एसिड्स की चेन है। सोप में जो कॉमन चीज है वो है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये चीज तो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और मार्क भी करके रखनी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे हम डाल देते हैं इस चीज को इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे, ठीक है। पर अगर आपसे पूछ ले व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सोप्स, तो आप एक सिंपल सी बात बोलोगे, जो हार्ड सोप्स हैं उनमें सोडियम के साथ लॉन्ग चेन होती है किसकी, फैटी एसिड्स की, और अगर आपके सॉफ्ट सोप्स हैं तो उनमें पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की। तो डिफरेंस समझ में आ गया, पक्का पक्का सॉर्टेड है। चलें आगे, चलो। अब वो कह रहा है जो अगली चीज है वो है सपोनिफिकेशन, जो कि बेसिकली हमें यह बताएगा कि कैसे सोप्स की प्रिपरेशन होती है, कैसे सोप्स को बनाया जाता है। तो अब देखो वो आपको बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ सोप बाय हीटिंग फैट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, ठीक है। अब होता क्या है, देखो हमने ग्लिसराइल एस्टर की एक चेन ले ली लॉन्ग, ठीक है। अब इसी को हम फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 3NaOH के साथ हीट कर देना है। क्या कर देना है, 3NaOH के साथ हीट कर देना है। और जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो मिलेगा हमें सोडियम स्टेरेट, जो कि होता है C17H35COONA। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो पीछे Na लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबको पता है Na किसका होता है, हार्ड सोप का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हमने हार्ड सोप बनाया है। अगर इसी की जगह आपने KOH डाल दिया तो यहाँ पे लग जाएगा आपका C17H35COOK। तो और यही आपका क्या कहलाएगा बडी, यही आपका कहलाएगा सॉफ्ट सोप। तो डिफरेंस समझ में आ गया। और साथ में आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है, साथ में आपको ग्लिसरॉल, या जिसको मार्केट में नॉर्मली ग्लिसरीन भी बोलते हैं, वो भी मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का इजी था, कोई लोड नहीं है ना, ठीक है। चलो तो बडी अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ सोप्स। अब बेसिकली सोप्स भी ना बहुत कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। कैसे, देखो सोप का एक सिंपल मतलब तो अपने को समझ में आ गया। क्या मतलब है भैया, जो चीज आपकी सफाई करे, ठीक है, वो चीज सोप कहलाती है। देसी भाषा में बात समझ में आ गई। पर मार्केट में ऑन द प्रॉपर एक्शन का मतलब स्पेसिफिकली ये चीज किस क्लीजनिंग एक्शन के लिए यूज होती है, उस पे उन्होंने सोप्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो सबसे पहले बात करें, मार्केट में एक सोप प्रेजेंट है, इसको कहते हैं मेडिकेटेड सोप्स। तो इसके बारे में बात जानना इंपॉर्टेंट है, वो 2-3 पॉइंट्स जानने इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये बहुत सॉफ्ट सोप होता है, ठीक है, प्लस बहुत स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, प्लस एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, या एंटीसेप्टिक सोप होता है। तो ये चीज़ 3 आपको याद रखने वाली जरूरी हैं। इसमें काफ़ी सारी मेडिकल क्वालिटीज़ भी होती हैं। अब मार्केट में सबसे जो फेमस सोप्स इस पे बेस्ड हैं वो वाले सोप्स हैं जो कि नीम के आते हैं। आप जानते हो नीम की पत्ती अपने आप में बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक पत्तियां हैं। मतलब बेसिकली मतलब किसी को जख्म हो जाए तो आप जानना गाँव में भी वो नीम पत्तियाँ यूज़ करते हैं, तो नीम वाले सोप्स हैं। और कार्बोलिक सोप्स भी हैं। तो ये 2 सोप सबसे ज्यादा मेडिकेटेड सोप्स की कैटेगरी में यूज किए जाते हैं। अगेन अगर आए सेविंग सोप्स में, सेविंग सोप्स क्या होते हैं,
जिन लड़कों ने शेप बनवाई चालू कर दी है उन्हें पता होगा, ऐसे अगर नहीं पता है तो देखो जैसे हम शेप बनवाते हैं, ठीक है, देखो सर मस्त एकदम शेप बनवा के आए हुए हैं, तो जब हम शेप बनवाते हैं तो आज के टाइम पे तो फोम चलती है, पहले क्या क्रीम आती थी, पहले वो क्रीम को लगाते थे, फिर उसको थोड़ा रगड़ते थे तो थोड़ा लेथर प्रोड्यूस मतलब फोम प्रोड्यूस होता था और फिर वो शेविंग करते थे। तो होता सीन ये है कि जो स्पेसिफिकली शेविंग के लिए सोप्स यूज होते हैं, शेविंग क्रीम्स होती हैं, वो इस कैटेगरी में आती हैं। अब इनमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये इनमें रोसिन होता है जो कि एक तरह का गम है जो कि सोडियम रोसिनेट से बना होता है और इसका ही काम होता है क्या, लेथर प्रोड्यूस करवाना। इजी था, कोई दिक्कत। अब तीसरे हैं फर्जी सोप्स हैं ये वाले, इनको कहते हैं फ्लोटिंग सोप्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो दीज सोप्स फ्लोट इन वाटर एंड आर मेड बाय फिलिंग द प्रोडक्ट विद टाइनी एयर बबल्स बिफोर इट हार्डन्स, ठीक है, सबसे फर्जी सोप, ठीक है। अब चौथा सोप चिप्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फर्जी सोप, जबरदस्ती कैटेगरी बनाई गई। इनको क्या करते हैं, पहले इसको बॉईल करते हैं, मेल्ट करते हैं सोप्स को, फिर उनको क्या है एक कूलिंग रोलर पे लेटा देते हैं जिससे वो ठंडा हो जाता है, उसका शेप्स बन जाते हैं, फिर उसको स्मॉल स्मॉल चिप्स में काट देते हैं, तो यही आपके कहलाते हैं सोप चिप्स। इसका मतलब क्या है, देखो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ओवर अ कूल सिलेंडर, स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने कहा ठीक सर। पांचवा एंड लास्ट सोप पाउडर और स्कोरिंग सोप्स, ठीक है, ये थोड़े से हैं, मतलब एक तरह का अच्छा प्रोडक्ट है। अब जैसे आपने कभी स्क्रबर्स का नाम सुना है, स्क्रबर क्रीम्स आती हैं जिनमें क्या है ना, क्रीम के साथ आजकल तो फेस वॉश भी आने लगे हैं वैसे, ठीक है, तो जैसे जो आपकी क्रीम होती है उसमें फाइनली डिवाइडेड बहुत स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स किसके होते हैं, वो होते हैं Na2CO3 या Na3PO4 के, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हैं ये इन्हीं पार्टिकल्स का मिक्सचर बना दिया जाता है और वो हम ऐसे एब्रेसिव स्किन में यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं उनसे डस्ट बाहर आ जाती है। तो वो क्या बोल रहा है, आर मेड अप ऑफ सोप एंड एब्रेसिव फाइनली डिवाइडेड सैंड एंड द बिल्डर्स सच एस Na2CO3 एंड Na3PO4 बिल्डर्स हेल्प द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस टाइप के ये सारे सोप्स हो जाते हैं। हमने ठीक सर, समझ में आ गई बात। अब हमने कहा ये चीज़ जो यहाँ पे इसने सवाल उठाया है ऊपर इतना बड़ा कि जो हमारे सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करते। भैया ये सरफेस केमिस्ट्री में मैंने ही तुमको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो सुनो, पहले तो जाओ वॉशरूम में, ठीक है, देखो चिल्लू भर पानी कहाँ है, पर तुम्हारे चिल्लू भर पानी में काम नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा और डूब जाओ। नालायक को, तुम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी भी तुमने अगर नहीं पढ़ा कि हार्ड वाटर में सोप्स एक्शन क्यों काम नहीं करते, तो हो गई बात खत्म, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, वो बोल रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ा है तो अब देख लो, ठीक है, लास्ट मौका है समझने का। देखो होता क्या है, बेसिकली सोप्स किससे होते हैं, सोप्स एक लॉन्ग फैटी चेयर होती है, किसकी, सोडियम या पोटेशियम की, सही है। पोटेशियम वाले सॉफ्ट हैं, सोडियम वाले हार्ड हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट गया भाड़ में, अभी हमें नहाना से मतलब नहीं है, अभी तो हमें भाई धोने हैं कपड़े। तो बेसिकली कौन सा सॉल्ट होगा, सोडियम वाला सॉल्ट होगा, जो कि सोडियम के साथ फैटी एसिड की चेन जुड़ी होगी। अब होता क्या है, होता क्या है, जैसे ही आप हार्ड वाटर में जाते हो तो हार्ड वाटर में का मतलब क्या है, वहां मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होने चाहिए, अब चाहे क्लोरीन के साथ हो किसी के साथ हो, होने चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, जब ये उनके साथ जाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में जो आपका Na है वो चला जाता है Cl के साथ, NaCl बना लेता है, नमक बना लेता है, और दूसरी तरफ एक स्कम प्रोड्यूस हो जाता है, स्कम का मतलब एक पीपीटी प्रोड्यूस हो जाती है, वो पीपीटी चिपक जाती है, अगर आप कपड़ा धो रहे हो तो कपड़े पे चिपक जाएगी, हाथ धो रहे हो तो हाथ में चिपक जाएगी, आपको आपके हाथ भी ऐसे लगेंगे यार इसमें क्या चिपचिपा सा चिपक गया है, तो वो एक लेयर बना देती है, जिस चीज़ को आप धो रहे हो उसके ऊपर लेयर बना देती है। तो जो फर्दर एक्शन है सोप का वो हो ही नहीं पाता है, हो नहीं पाता है तो फिर सब बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पाउडर बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब देख लो उसने क्या बोला है, उसको भी देख लो। देखो वो बोल रहा है हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, सबको पता है ये बात। These ions form insoluble calcium and magnesium soaps respectively when sodium and potassium soaps are dissolved in hot water। हमने कहा ठीक भाई। अब वो ये बोल रहा है जैसे एक सोप है, क्या है, ये है सोप C17H35CON है, हमने कहा ठीक,
इसको डालोगे ClCl2 के साथ, CaCl2 के साथ, ठीक है। अब CaCl2 क्या है? CaCl2 हार्ड वाटर का पार्ट है, जो इसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, वो यही चीज़ है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही इसमें रिएक्शन होगी प्रोड्यूस होगा क्या? NaCl, और एक इसका प्रोड्यूस हो जाएगा C17H35COO का होल ट्वाइस और Ca। ये इसका हमारा एक इनसॉल्युबल PPT होती है जो कि प्रोड्यूस हो जाती है, समझ रहे हो। अब इसमें अगर चेक करो तो क्या बोल रहा है, इन वाटर these insoluble soap separates as scum and are ineffective as a cleansing agent, जो मैंने अभी आपको समझाया। In reality, because the precipitate sticks to the fiber of the cloth at sticky mass, there is an impediment to the good washing। तो अब बेसिकली यही चीज़ वो मैंने आपको समझाई कि वो चिपक जाता है, फिर आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाता है। अब वो कह रहा है कि एक तो होते हैं हमारे नेचुरल सोप्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो अब आप बोलोगे सर जब नेचुरल सोप है सिंथेटिक डिटर्जेंट कहाँ से आया? हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ बनानी है? नहीं, इसलिए कि ये हार्ड वाटर वाली जो समस्या ये बहुत खतरनाक थी। इसके चक्कर में जिन शहरों में हार्ड वाटर है, क्या वो कपड़े नहीं धोएंगे? नहाएंगे धोएंगे नहीं क्या भैया? ये क्या बात हुई? आप नहीं नहाते धोते हो तो वो भी नहीं नहाएंगे, वो तो नहाएंगे ना। इसके लिए हमने बनाया सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, और इसकी सबसे खास बात है कि ये हार्ड वाटर में भी मस्त काम करता है। इसकी एफिशिएंसी सोप से बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट और कितने टाइप का होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट, वो पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लीजनिंग केमिकल्स दैट हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ सोप्स बट डजंट इंक्लूड एनी सोप। मतलब सोप की सारी क्वालिटी है, पर टेक्निकली सोप जिससे बनता है उस तरीके से ये नहीं बनता है। हमने कहा ठीक, दिस कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बिकॉज दे प्रोड्यूस फोम इन बोथ। मतलब दोनों में यूज करो, मजे ही मजे हैं। इवन इन आइस कोल्ड वाटर सम डिटर्जेंट प्रोड्यूस फोम। अब जैसे सोप है, सोप ठंडे पानी में, मतलब बर्फ डाल दो बिल्कुल चिल्ड पानी में, क्या नहीं करता आपका, वो काम नहीं करता। अब मान लो कश्मीर है, कश्मीर में मस्त बर्फ गिर रही है, तो क्या कश्मीर के लोग नहाएंगे धोएंगे? नहीं। क्या भैया कश्मीर वालों ऐसी बात क्या, तुम नहाओगे धोगे? नहीं, ठीक है। अब मान लो तुम जितने बड़े जैसे UK US जहाँ पे खूब बर्फ गिरती है, वहाँ के लोग क्या नहाएंगे धोएंगे? नहीं, ये कहाँ की बात हुई। तो वहाँ पे वो सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जो कि मस्त काम कर जाता है। हमने चलो अब हमने कहा सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप में डिवाइड है। कौन कौन सा बड़ी? पहला है एनायनिक डिटर्जेंट, दूसरा है कैटायनिक डिटर्जेंट, और तीसरा है आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट। देखो बहुत सिंपल, देसी भाषा में समझना है तो अभी ऐसे समझो। एनायनिक डिटर्जेंट में जो आपकी मेन चेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरे आयन पे, ठीक। कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो जो मेन चेन है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव। नॉन आयनिक मतलब प्रोडक्ट में ना तो कोई कैटायन प्रोड्यूस होगा ना ही कोई एनायन प्रोड्यूस होगा, तो उसी को कह देंगे क्या? नॉन आयनिक। तो ये तो देखो सीधा सा, अगर आंसर सीधे भाषा में समझना है समझ गए। अब डेप्थ में चलना है तो डेप्थ में चल लेते हैं, वरना आप बाद में सर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ाया। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो, दिख रहा है ये आपकी मेन चेन है। अगर जूम कर दे तो आपको दिख रहा होगा मेन चेन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है। कहाँ पे? ये देखो आपका नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, और दूसरा वाला है उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है। तो बात समझ में आ गई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एनायनिक डिटर्जेंट। और यहाँ पे डिटर्जेंट की स्पेलिंग देखो कर दी इन्होंने गलत, अब उसको हम कर लेंगे सही, डिटर्जेंट। सही है। तो ये हो गई डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट। पक्का सबको समझ में आया। अब वो क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है आयनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। हमने कहा ठीक, क्या है? सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन है किसकी? या तो एल्कोहल जुड़ा हो या तो हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक एनायनिक डिटर्जेंट्स एल्काइल hydrogen sulfates are formed by heating long chain of alcohol with concentrated sulfuric acid and then neutralized by alkali। ठीक है, तो मतलब पहले क्या है? एसिड डालो और बाद में उसको सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर दो। क्या डाल के? बेस डाल के। तो कह रहा है भाई हमने सिंपल एक लॉन्ग चेन उठाई एल्कोहल की, उसमें हमने क्या डाला? हमने उसमें डाला एसिड। एसिड डालने के बाद हमें क्या प्रोड्यूस हुआ? एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हमने वो था नेचर में एसिडिक, तो हमने उसको क्या किया भैया? हमने उसको किया बेसिक, और हमें क्या मिल गया? हमारा एनायनिक
डिटर्जेंट मिल गया। बताओ सबको समझ में आई बात, इजी, ठीक। अब वो कह रहा है द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ एक्स एनाइनिक डिटर्जेंट इज कंट्रोल्ड बाय द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। कॉमन सेंस सी बात है। अरे भैया एनाइनिक अगर डिटर्जेंट है तो उसमें एनाइनिक पार्टी तो मेन है, वही तो डिटरमाइन करेगा कि आपका क्या एक्शन होने वाला है। हमने समझ में आ गया सर। अब हमने कहा एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनाइनिक डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ठीक है, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स की सोडियम सॉल्ट की एक चेन को ही हम क्या बोलते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट्स। हमने कहा सर समझ में आ गई। अब कैटाइनिक क्या है? कैटाइनिक तो और भी सिंपल है। देखो कैटाइनिक में जो पॉजिटिव पार्ट है वो किस पे आएगा, मेन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किस में आएगा, दूसरे वाले आयन के ऊपर। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है एपीएमटी 2004 में और रिसेंटली एक साल पहले ही नीट 2020 में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये क्या है, ये भैया क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं अमीन की विद एसीटेट्स, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। एज anion are referred to cation detergents, cationic detergents, a lengthy hydrocarbon chain and a positive charge on nitrogen atom characteristics cationic detergent। बोलो सबको समझ में आ गया, तुमको समझाने वाला है नहीं, आपको हम समझा ही चुके हैं। अब वो कह रहा है इसका मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है हेयर कंडीशनर में। कैसे? क्योंकि हेयर कंडीशन में एक कंपाउंड होता है जो कि है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका काम है आपके बालों को सिल्की बनाना। लड़के पता नहीं यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, पर लड़कियों को मैंने बहुत यूज करते हुए देखा है कि शैम्पू के बाद मस्त वो हेयर कंडीशनर लगाते हैं, जिससे उनके बाल सिल्की हो जाते हैं और थोड़े से अलग अलग से हो जाते हैं, शाइन आ जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आती है, वो आती है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनिया ब्रोमाइड की वजह से आती है। ठीक है, अब ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है भैया मार्केट में। लड़कियों से पूछो, लड़कियां जल्दी कमेंट से बताओ है कि नहीं है इंपॉर्टेंट कंपाउंड, है ना? बंद कर दें, नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर एक्सपेंसिव एंड हैव जर्मिसाइडल क्वालिटीज एंड हेंस आर ओनली यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट। वो कह रहा है तो देखो ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, अब शैम्पू से तो महंगे आते हैं, ये बात तो पता है, कितने एक्सपेंसिव भगवान जाने, तो महंगे तो होते हैं, प्लस इनमें थोड़ी सी जर्मिसाइडल्स प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब थोड़ा सा जर्म्स को मारने का काम करते हैं, इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है। हमने सर कैटाइनिक हो गया। अब नॉन आयनिक क्या है, कुछ नहीं है नॉन आयनिक में। नॉन आयनिक की सिंपल सी बात है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट डू नॉट इंक्लूड एनी आयंस। देख लो इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आयन नहीं है। हमने कहा ठीक। वो कह रहा है व्हेन स्टेरिक एसिड इंटरेक्ट्स विद पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ए डिटर्जेंट इज क्रिएटेड। नॉन आयनिक लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट्स आर अवेलेबल। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, आजकल आपने देखा है कल्चर आ गया है जहाँ बर्तन धोने वाली टिकिया से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो लिक्विड आता है ना आजकल, डिशवॉशिंग लिक्विड, डिशवॉश बार लिक्विड जो आता है, ठीक है, विम का, वो तो बेसिकली वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। उनके लिए कुछ नहीं करना होता है, स्टेरिक एसिड को हमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ डालना होता है, वाटर भाई साहब बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, हमारा नॉन आयनिक हमको डिटर्जेंट मिल जाता है। अब डिटर्जेंट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स वो होते हैं जो कि नेचर में कुछ दिन तक रहते हैं, फिर माइक्रोबियल एक्शन से वो डिकम्पोज हो जाते हैं और नेचर को हानि नहीं पहुंचती है। पर वहीं पे नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स वो होते हैं जिनमें जो जब नेचर में जाते हैं तो उनको बैक्टीरिया उतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं कर पाता और बहुत सालों तक वो नेचर में वैसे के वैसे रहते हैं और पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो वो देखो ये कह रहा है, सबसे पहले है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। वो क्या है, डिटर्जेंट्स हैविंग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन दैट इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। हमने कहा ठीक। हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या है, वो कह रहा है कि डिटर्जेंट्स कंटेनिंग ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन दैट आर डिफिकल्ट फॉर माइक्रोब्स टू डिकम्पोज आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। बताओ सबको समझ में आया, कुछ इसमें समझाने वाला था नहीं। और हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप। पहले ही बता चुके हैं, हार्ड वाटर में चल जाता है, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहती है, ये सबसे खास प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई बहुत अलग स्पेसिफाइड कुछ प्रॉपर्टीज हैं नहीं। तो कह रहा है अनलाइक सोप दे कैन बी यूज्ड इन एसिडिक एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो नाइस पॉइंट। क्या कि इनको हम एसिडिक एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, सोप को हम एसिडिक एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते।
दूसरा क्या है, हम आपको बता ही चुके हैं, दे आर मोर वाटर सॉल्यूबल्स एंड मेक बेटर लेथर देन सोप। ये पानी में ज़्यादा अच्छे से घुल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा फोम या लेथर बनाते हैं। दे आर मोर अफेक्टिव एट क्लीनिंग देन सोप, मतलब क्लीनिंग में ये ज़्यादा अच्छे हैं सोप से। अब जाते जाते एक फेंटा फैक्ट, ठीक है, इसके बाद आप भी मस्त फेंटा पीना और चैप्टर के नोट्स बना के रिवाइज करके कोने में रख देना, कहना चैप्टर पूरा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है फेंटा फैक्ट में, एक मेडिसिन है माइलेप्ट करके, ठीक है, ये बहुत रेयर डिसीज होते हैं, उनके एक रेयर डिसीज है जिसमें आपका फैट एबनॉर्मली बढ़ने लगता है, उसमें ये यूज होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो मार्केट में कॉस्ट है बड़ी, वो है बिल्कुल हवा निकाल देने वाली 71,306, ठीक है, डॉलर। मतलब इतनी महंगी दवाई है, ठीक है, जो कि यूज होती है एक बहुत रेयर डिसीज है जिसका नाम है लाइपोथ्रोस्पी, ठीक है, बड़ा टफ नाम है भैया, ठीक है। ये एक बहुत रेयर डिसीज है जिसमें आपका जो एबनॉर्मल फैट है वो बढ़ने लगता है पूरी बॉडी में, उसको क्योर करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो भैया हम तो अफोर्ड ना कर पाए, सीधी सी बात, ठीक है। तो या हमें नहीं पता इस मेडिसिन के बारे में, पर भाई सोचो ऐसी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने अपना पूरा चैप्टर कर लिया खत्म, और अब हो गई अपनी क्या झिंगा लाला। तो बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का पूरा चैप्टर खत्म। मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल आता है, शायद ही कोई साल हो जब कोई चैप्टर, ये चैप्टर ऐसा नहीं से 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मुझे नहीं पता किसी साल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हो, पर हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो मतलब 4 नंबर इस चैप्टर से बिल्कुल श्योर शॉर्ट पक्के होते हैं। कर डालो और लाइव झिंगा लाला कर डालो, ठीक है। तो चले फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।